नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्पोर्टिंग एंजल्स एजुकेशनल स्पेक्ट्रम। आज की हिस्ट्री क्लास में हम बात करेंगे ब्रिटिशर्स के द्वारा 1765 के बाद किए गए सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशियल रिफॉर्म्स के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं, ब्रिटिशर्स एक ट्रेडिंग कंपनी से अब धीरे धीरे टेरिटरीज एक्वायर करने की तरफ बढ़ रहे थे। कुछ टेरिटरीज उन्होंने प्लासी के युद्ध के बाद और बक्सर के युद्ध के बाद एक्वायर कर ली इन ऑर्डर टू असर्टेन देयर कमांड ओवर द न्यूली acquired territories. It was necessary for them to evolve an efficient system of administration. दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 के बाद जो ड्यूल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, उसके डिजायर्ड रिजल्ट्स तो मिले नहीं। और फिर 1770 में बंगाल में जो फेमाइन आया, उसमें भी जब बंगाल की 1/3 जनता मर गई तो ब्रिटिशर्स की काफ़ी बुराई पूरी दुनिया में हो रही थी। और ये सबको पता चल चुका था कि ड्यूल सिस्टम की वजह से ही इतने लोग मरे, क्योंकि ब्रिटिशर्स केवल पैसे की लूट कर रहे थे और नवाब के पास पैसा नहीं था कि वो जनता को दवाइयाँ दिलवा सकता या खाना खिला सकता। उसके कारण से 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने आते ही पहला काम जो किया वो ड्यूल सिस्टम को एबोलिश कर दिया और ब्रिटिश टेरिटरीज को अब 3 प्रेसिडेंसीज में डिवाइड कर दिया गया, बॉम्बे, बंगाल और मद्रास। गवर्नर जनरल बना दिया गया था वॉरेन हेस्टिंग्स को। इस तरह से वो पहले गवर्नर जनरल बनते हैं बंगाल के। और मद्रास और बॉम्बे को बंगाल के अंडर दे दिया गया। इस तरह से डिस्ट्रिक्ट्स में बांट दिया गया फर्दर, और ईच डिस्ट्रिक्ट वाज गिवन अंडर अ कलेक्टर। It was the duty of the collector to maintain peace, law and order in each district and collect revenue and various taxes. तो इस तरह से दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट का जो कलेक्टर होता था वो लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करता था, पीस मेंटेन करता था, और वो ये सारे फंक्शन करता था including the collection of revenue and different taxes with the help of officers. उनमें जजेस शामिल थे, पुलिस अफसर शामिल थे और दरोगा शामिल थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत बड़े रिफॉर्म्स किए, उसे एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बनाने के लिए। दोस्तों, 1772 में ही वॉरेन हेस्टिंग्स ने पहली बार जुडिशियल रिफॉर्म्स इंडिया में इंट्रोड्यूस किए। उन्होंने हर एक डिस्ट्रिक्ट को दीवानी अदालत, यानी कि जिसे हम सिविल कोर्ट कहते हैं, और फौजदारी अदालत जिसे हम क्रिमिनल कोर्ट कहते हैं, प्रोवाइड करी। दीवानी अदालत जो थी, इट वॉज प्रेजाइडेड ओवर बाई द कलेक्टर। और शुरुआती दिनों में दोस्तों, हिंदू और मुस्लिम लॉज अलग अलग अप्लाई होते थे, हिंदू और मुस्लिम लोगों के लिए रेस्पेक्टिवली। तो पंडित और मौलवीज की सहायता ली जाती थी इंडियन लॉज को इंटरप्रेट करने के लिए। जहाँ तक फौजदारी अदालत की बात है, यानी कि क्रिमिनल कोर्ट की बात है, इट वॉज प्रेजेंटेड ओवर बाई द इंडियन अफसर्स, और उनको असिस्ट करने के लिए होते थे काजीज और मुफ्तीज।
जब 1773 में पहली बार सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई कलकत्ता में। और सुप्रीम कोर्ट आजकल तो आप दिल्ली में देखते हैं, लेकिन उन दिनों में जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में की गई थी तो उसके साथ ही एक कोर्ट ऑफ अपील यानी कि सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। 1775 में हिंदू लॉज को कोडिफाई करने की कोशिश की गई और इनका इंग्लिश में ट्रांसलेट। सर, इसका मतलब ब्रिटिशर्स के टाइम में भी हिंदू कोर्ट केसेस हिंदू पंडित्स एंड मुस्लिम कोर्ट केसेस मौलवीज ही हैंडल किया करते थे। Sir, may I? यस। Initially, Hindu laws would be applicable for the Hindus and Muslim laws were applicable for the Muslims. और हिंदू लॉज इंटरप्रेट करने के लिए पंडित हुआ करते थे और मुस्लिम लॉज इंटरप्रेट करने के लिए मौलवीज। यस सर, 1775 में 11 हिंदू पंडितों ने हिंदू लॉ कंपाइल किया बेस्ड ऑन धर्मशास्त्र। हाँ, मुझे ये भी पता है। मुस्लिम लॉ वॉज कंपाइल्ड इन 1778। And sir, in 1833, a law commission was appointed. It was given the task of coordination of Indian laws. अच्छा, आईपीसी इंडियन पैनल कोड की बात कर रही हो? हाँ, आईपीसी। इसके बाद ही तो यूनिफॉर्म लॉ वुड बी एप्लीकेबल फॉर बोथ हिंदूज एंड इंग्लिश। यस। अच्छा, ये तो बात रही बंगाल के अंदर, तो अब बंगाल के बाहर भी एक्सपेंशन करने लगे ब्रिटिशर्स। बंगाल के बाहर क्या हुआ? इलाहाबाद ट्रीटी के बाद मराठाज एस्कॉर्टेड शाह आलम फ्रॉम इलाहाबाद टू दिल्ली। इससे हुआ क्या? अवध तो बाहर के इन्वेजन्स के प्रति जो खतरा था उसको एक्सपोज हो गया, और अवध के एक्सपोज होने का मतलब हुआ कि अंग्रेजों को बाहर के खतरे से डर हो गया। और ये जो बाहर का खतरा था इसी से सेव करना चाहते थे वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल को। वॉरेन हेस्टिंग्स ने कोरा और इलाहाबाद वापस ले लिए शाह आलम से और अवध के नवाब को दे दिए। इससे दो फायदे कर दिए उसने। एक तो 50 लाख में उसने ये दोनों प्लेस बेचे थे, तो कंपनी को 50 लाख का वो फायदा हो गया। कंपनी की इकोनॉमी मजबूत कर दी उसने। और अवध को बफर स्टेट रखना था, तो कोरा और इलाहाबाद भी उसको देकर के इस बहाने उसने अपनी सेना का जो मेंटेनेंस था वो भी अवध को दे दिया। एक तरह से अगर आप सही से समझ पाए हो तो सब्सिडायरी अलायंस यहीं से शुरू हो गया। लेकिन इस समय तक इसको सब्सिडायरी अलायंस का नाम नहीं दिया गया, बस यही तो किया। सब्सिडायरी अलायंस में भी तो बाद में यही किया जाता था। तो एक तरह से ये सब्सिडायरी अलायंस ही था, लेकिन फिर भी इसको सब्सिडायरी अलायंस का नाम नहीं दिया गया, काम वही किया। तो दोस्तों, इलाहाबाद और कोरा अवध के नवाब को देने के बाद कंपनी ने अवध को हेल्प किया रोहिलखंड को एनेक्स करने में, और इस तरह से अवध के नवाब का वो सपना जो 4-5 साल से देख रहे थे रोहिलखंड को छीनने का, वो पूरा हो गया। अवध का एक्सपेंशन हो गया।
काम दोनों का हो गया। कंपनी भी बफर स्टेट के रूप में अवध को बड़ा देखना चाहती थी और अवध के नवाब का सपना था काफी दिन से रोहिलखंड को छीनना। एक साउंड सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए एफिशिएंट आर्मी का होना भी बहुत जरूरी था। इस बात को ब्रिटिशर्स अच्छे से समझते थे और वॉरेन हेस्टिंग्स सबसे उपयुक्त व्यक्ति थे। आर्मी को सुदृढ़ करने के लिए उन्होंने इंडियन सोल्जर्स को यानी कि सिपाहीज को ज़्यादातर यहीं से इंक्लूड करना स्टार्ट किया। सिपाहीज का प्रमोशन सूबेदार के रैंक तक होता था। अफसर सारे ब्रिटिशर्स ही हुआ करते। सबसे ज़्यादा जोर देते थे ब्रिटिशर्स इन्फेंट्री रेजिमेंट के ऊपर। सोल्जर्स वर ट्रेन्ड इन द यूरोपियन मेथड्स ऑफ वॉरफेयर एंड देयर लाइव्स वर मेड मोर डिसिप्लिन्ड। धीरे धीरे उन्होंने, ये वही समय था जब इंडियन अटायर्स में सेना वालों को, सिपाहीज को रहना अलाउड नहीं किया और एक स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म सबके लिए लागू कर दी। आपको याद होगा उन्हीं दिनों में मद्रास में एक छोटी सी सिपाहियों की म्यूटिनी भी हुई थी इस अटायर के ही चक्कर में। जब उन्होंने ये यूनिफॉर्म चेंज करी तो मद्रास में यही वो समय था जब एक छोटी सी म्यूटिनी देखने को मिलती है। दोस्तों, पुलिस रिफॉर्म्स का श्रेय जाता है गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस को। उन्होंने एक रेगुलर पुलिस फोर्स स्टेब्लिश करी। 1792 में हर एक डिस्ट्रिक्ट को उन्होंने बांट दिया थानाज में। हर एक थाना का इंचार्ज बना दिया एक दरोगा को। दरोगा वॉज असिस्टेड बाय पुलिसमैन इन द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। जमींदारों को इस टास्क से अब उन्होंने दूर कर दिया और ये जो दरोगा होता था वो अधिकतर केसेस में इंडियन ही हुआ करता। द दरोगा ऑफ वेरियस पुलिस स्टेशन वर अंडर द डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट। लेकिन ये जो डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट हुआ करता ये ब्रिटिश हुआ करता। इसके अलावा गांव में चौकीदार और फिर कोतवाल और चौकीदार अहम कड़ी हुआ करते ब्रिटिशर्स के समय में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए टाउन्स में। द पुलिस वॉज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर नंबर 1 मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर, नंबर 2 प्रोटेक्शन फ्रॉम थीव्स, डकैट्स, ठग्स। ठग की उस समय बहुत बड़ी समस्या हुआ करती, हम अलग से भी कवर करेंगे ठग्स को। और नंबर 3 वो हाईवेज की सेफ्टी इंश्योर किया करते। इस तरह से पूरी तरह से भारत के सिस्टम को एफिशिएंट बनाने की कोशिश करी ब्रिटिशर्स ने। तो दोस्तों, हमने देखा कि 1764 में बक्सर का युद्ध जीतने के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि होने के बाद दीवानी राइट्स मिलने के बाद हमने धीरे धीरे सभी घटनाओं को ड्यूल सिस्टम को अबोलिश करना, रेगुलेटिंग एक्ट का पास होना, फिर हमने 1776 का वो 5 ईयर सेटलमेंट के बाद 1 ईयर वाला सेटलमेंट, उसके बाद दीवानी अदालत, फौजदारी अदालत, हमने पुलिस रिफॉर्म्स और आर्मी रिफॉर्म्स, उसके अलावा रोहिलाज का वॉर, इन सब के बारे में आज बातचीत करी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अच्छे से यहाँ तक के घटनाक्रम को समझ पाए होंगे। आगे कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।